कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। ये जो कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का अंतिम पॉइंट, या कह लें कि भारत का मुख्य भूमि में दक्षिणी भाग पर कन्याकुमारी अवस्थित है। तो वहां सटी हुई पहाड़ी कौन है, यानी ये प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा हो रही है। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब हुआ ये भाग, यहाँ का पार्ट हो गया है ना, यहाँ का भाग पे बात हो रहा है, ये वाला भाग। तो यहाँ पे सबसे नीचे का जो पहाड़ी है इसका नाम है इलायची की पहाड़ी, या इंग्लिश में कहते हैं कार्डामम की पहाड़ी। देखिए यहाँ लिखा गया है। इसके यदि ऊपर आते हैं तो और भी पहाड़ी मिलेगा। कार्डामम की पहाड़ी के ऊपर आएंगे तो अन्नामलई की पहाड़ी आएगा, ये अन्नामलई। इसके ऊपर आएंगे तो फिर यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पूछा गया, यानी भारत का सबसे दक्षिण में कोई पहाड़ी है तो उसका नाम है इलायची की पहाड़ी या कार्डामम की पहाड़ी। यही पूछा गया है बीपीएससी में। कल देखे हैं या आज आप देख रहे हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मैथ ही चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने के बाद यदि भारत का मैपिंग अच्छा से एक बार करवा दें, सब क्वेश्चन आसानी से पकड़ा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा थॉट डेवलप करना होगा इंडिया के बारे में। व्याख्या, कार्डामम की पहाड़ियां दक्षिण भारत में पश्चिम घाट में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। क्लियर है। अब देखिए इतना जो बात लिखा गया है, इस बात को हम लोग मैप पे आसानी से देख लेंगे। ठीक है, कहां पर है ये देखिए भाग में है तमिलनाडु, ये होता है। तो तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में, और केरल ये है केरल के दक्षिण पूर्वी भाग में, यही कार्डामम पहाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो लिखा गया है। आगे देखते हैं। अब ये जो कार्डामम की पहाड़ी है, ये इलायची की खेती के लिए या मसालों की खेती के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र है इस क्षेत्र में। ठीक है, यही कन्याकुमारी या तमिलनाडु स्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती होती है या मसालों की खेती होती है। ठीक है, इलायची या मसाले की खेती के लिए भारत में कार्डामम पहाड़ी जाना जाता है। ऐसे आप जानिए, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारत में सर्वाधिक मसालों की खेती कहाँ होती है, तो अब जो है गुजरात क्षेत्र भी आंसर आने लगा है। ठीक है, गुजरात में भी। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर है या मिलन बिंदु पर है। अब यहाँ थोड़ा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इस तरह से जान लीजिए। दक्षिणी भारत, यहाँ पे कार्डामम पहाड़ी, और यहाँ पर जो है इधर से आने वाला पूर्वी घाट पर्वत और इधर से आने वाला पश्चिमी घाट पर्वत दोनों मिलता है। इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी या नीलगिरी की गांठ, नीलगिरी गांठ कह सकते हैं आप। यहाँ पर दो पर्वत ऊपर से आकर मिला और एक यहाँ से नीचे जो पर्वत निकला, इसका नाम है अन्नामलई। अन्नामलई। इसी अन्नामलई पर्वत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनेमुडी, 2695 मीटर। और इसी नीलगिरी में दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, 2637 मीटर। याद रखिएगा ये दोनों चीज, एग्जाम में आता है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो आंसर नीलगिरी में दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अन्नामलई में अनेमुडी। याद रखना है इन दोनों को। ठीक है, चलिए, और फिर इसी के नीचे आ जाते हैं। तो यही हो गया कार्डामम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। ये साइड हो गया केरल और ये साइड हो गया तमिलनाडु। याद हो गया होगा, समझ गया होंगे। चलिए, और ये हो गया इधर गुजरात, नीचे हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। इधर आते हैं तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे जानेंगे। चलिए आगे। अन्नामलई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अवस्थित है। इसकी ऊंची चोटी का नाम है अनेमुडी। देखिए यहाँ लिखा गया है अनेमुडी। ऊंची चोटी का नाम है अनेमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, 2695 मीटर। याद रखना आपको। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम में है। सेवराय की पहाड़ी भी वहां पे है, और उसके अलावा जवाडी की भी पहाड़ी है। याद रखेंगे, सेवराय की पहाड़ियां भी तमिलनाडु में है, और एक और पहाड़ी जवाडी।
जवाड़ी की पहाड़ी, जवाड़ी पहाड़ियां, ये भी तमिलनाडु में है। जवाड़ी की पहाड़ियां, ठीक है, तमिलनाडु में ये भी है। सेवराय, जवाड़ी, और भी है पालनी की पहाड़ी, पालनी, ये भी तमिलनाडु में ही है। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में। तो इस तरह से आप जान रहे हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत का हम लोग 4-5 पर्वत ये पहाड़ी जान गए। क्या क्या जान गए? कार्डमम सबसे दक्षिण में, सेवराय, पालनी और जवाड़ी ये तमिलनाडु में है। इसके बाद है ना अन्नमलई की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट, ये सभी दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का पहाड़ी है सब। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी घाटी की उपनदी है। चलिए क्वेश्चन, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ज्यादा आपको सब क्वेश्चन का ऑप्शन भी मिलेगा। उत्तरी कोयल, याद रखिएगा, उत्तरी कोयल छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। ये झारखंड की नदी है, झारखंड की नदी है, ठीक है, उत्तरी कोयल। और ये सोन में आकर के मिल जाती है और फिर सोन नदी गंगा में मिल जाती है, इसीलिए ये, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, 65th में ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या व्याख्या। झारखंड से होकर बहती है, रांची के पठार से निकलती है और हैदरनगर में सोन नदी से मिल जाती है। देखिए है ना सोन नदी। तो उत्तरी कोयल किसकी सहायक है? सोन की है। और सोन किसकी सहायक है? गंगा नदी की है। तो उप नदी पूछा जा रहा है, ठीक है। उसमें ऑप्शन के अनुसार उत्तरी कोयल होगा, क्योंकि उत्तरी कोयल का पानी सोन नदी में और सोन नदी का पानी फिर लास्ट में गंगा में आता है, इसीलिए उस अनुसार आंसर उत्तरी कोयल होगा। एग्जाम में आया क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं मिलती है गंगा में। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अंततः गंगा में मिल जाती है कौन नदी? सोन नदी। या बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम से निकलती है या बहती है? बेतला झारखंड में, पलामू जिला का नाम सुने होंगे, वहीं पे बेतला अभ्यारण्य है, ठीक है, कि पश्चिम से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी औरंग एवं अमानत है। ये सब एग्जाम में नहीं आना है, औरंग अमानत नहीं, उत्तरी कोयल एक बार पूछा गया है, सोन की सहायक नदी। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की लागत ये है। ये झारखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए इतना डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, आपको मालूम होगा कि 2016 या 17 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जाकर के उत्तरी कोयल परियोजना का उद्घाटन भी किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह जलाशय गढ़वा एवं पलामू जिले के इलाके में, कौन सा इलाके में? एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के इलाके में है। चलिए अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? अब इसमें से कौन सा पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? अब इसमें से एक पहाड़ी है गिरनार। गिरनार का पहाड़ी कहाँ है? तो ये गुजरात में। तो चाय बागान के लिए नहीं जाना जाता है, गुजरात में चाय की खेती नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, व्याख्या। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है गिरनार की पहाड़ी। यहाँ जैनियों का तीर्थ स्थल है, गिरनार में जैनियों का। ऐसे भी आपको मालूम होगा जैन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में सुदर्शन झील का भी वर्णन है। सुदर्शन झील हम लोग पढ़े हैं, किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील, रुद्रदामन का भी लेख में मिलता है गुजरात में सुदर्शन झील, ठीक है, बनवाया गया था। जो अकाल पड़ा था वहां पे सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया गया। देश में सर्वाधिक घने पतझड़ वन कहाँ है? पतझड़ वन मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया पर वन मध्य प्रदेश में है, तो सर्वाधिक पतझड़ वन भी कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की अवस्थिति भारत के उन भौगोलिक क्षेत्रों में है जो मध्य में है ना, वहां पे पानी का बहुत स्रोत नहीं है, ठीक है, इसलिए पतझड़ वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसका ना तो अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से सीमा है और ना तो जलीय सीमा है। भारत के वैसे 5 राज्य जो मध्य प्रदेश की श्रेणी में आते हैं, मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एक झारखंड, यानी 3 यहाँ पे, एक नीचे जाएंगे तेलंगाना 4 और ऊपर में हरियाणा 5 ऐसे राज्य हैं जिसका ना तो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा है और ना तो जलीय सीमा है। ओके आगे चलते हैं। पतझड़ वन मध्य प्रदेश। वन की स्थिति देश में
अभी जो वन की स्थिति है देश में ये है, देखिए इतना प्रतिशत है 24.56 VVI याद रखिएगा, ठीक है, एकदम नया डाटा पुट किया गया है। मध्य प्रदेश में 77,000 समथिंग, अरुणाचल में 67,000, छत्तीसगढ़ में 55,000, इस तरह से वन की स्थिति आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा देखिए मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल में। चलिए आगे देखते हैं। और प्रतिशत की दृष्टि से देखिए, कौन सा स्थान है? असम का। कौन बोल रहे हैं आप? अनुज। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देख लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देख लिए, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश था और तीसरा छत्तीसगढ़ था। तो अब हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देख रहे हैं, तो प्रतिशत में मिजोरम पूर्वोत्तर का राज्य, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का राज्य, मेघालय का पूर्वोत्तर राज्य, मणिपुर पूर्वोत्तर, बस अब इससे ज्यादा नहीं जानना है हम लोग को, 4 तो जानते हैं। इवन की 5 तक ले गए, सभी पूर्वोत्तर में ही प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला पूर्वोत्तर में ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति क्या है? सिलेंट्रेटा प्राणी है, ये सिलेंट्रेटा ग्रुप का प्राणी है प्रवाल भित्ति, जिसको हम लोग कोरल भी कहते हैं, कोरल। ये नमकीन जल में पाया जाने वाला जीव है। कहता है नहीं पाया जाता है, ठीक है, किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में बहुत सारा दिया हुआ है, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है, खंभात की खाड़ी भी, कैम्बे की खाड़ी कहते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है, और खंभात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी जो हुआ गुजरात में, खंभात की खाड़ी को कहते हैं कैम्बे की खाड़ी, ठीक है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, दोनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। व्याख्या, गुजरात में अरब सागर में स्थित है, यहाँ साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा इत्यादि नदियां गिरती है। अब जैसा कि अभी बताए कि प्रवाल सिलेंट्रेटास ग्रुप का प्राणी है, कोरल, जो नमकीन जल में पाया जाता है, और ये जो खाड़ी है इन क्षेत्रों में कुछ ऐसी नदियां गिरती है जिससे नदी का जल, सागर का जल का जो सैलिनिटी है वो कम जाता है, इसीलिए ये जीव वहां पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि ये ज्यादा जीव कहाँ पाया जाता है? तो आप नीचे जाएंगे तो पूरा जो हमारा लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल द्वीप से ही बना हुआ है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं मन्नार की खाड़ी, वहां पे भी प्रवाल पाया जाता है, ठीक है। नहीं पाया जाता है किसमें? तो कैम्बे की खाड़ी में, गुजरात में कैम्बे की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप, इन क्षेत्रों में प्रवाल भित्ति या कोरल पाया जाता है। देखिए लिखा गया है यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी में भी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप है ना, मिनिकॉय द्वीप, इन क्षेत्रों में भी प्रवाल भित्ति, इन क्षेत्रों में प्रवाल पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता दर संप्रदाय का पूछा गया है, तो जैन संप्रदाय का है सर्वाधिक साक्षरता दर, सबसे ज्यादा साक्षर जैन संप्रदाय लोग हैं, ठीक है। जैन के बाद सिख, सिख के बाद ईसाई, के बाद बौद्ध, के बाद हिंदू, यानी हिंदू भारत में सबसे ज्यादा है लेकिन साक्षरता सबसे कम है। जैन सबसे कम है, साक्षरता सबसे ज्यादा है। चलिए लिंगानुपात ईसाई का सबसे ज्यादा है, इसके बाद बौद्ध का, फिर जैन का, फिर मुस्लिम का, लास्ट में हिंदू का, ठीक है। तो लिंगानुपात में भी हिंदू सबसे कम और साक्षरता में भी हिंदू सबसे कम। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुओं की 10 की वृद्धि दर 16.8%, जबकि मुस्लिम का 24.6% है, ठीक है। ये लिंगानुपात में वृद्धि है। चलिए जनजाति, प्रश्न है कि जनजाति एवं राज्य सुमेलित नहीं है। टोडा जनजाति केरल में सुमेलित
नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, याद रखेंगे। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। टोडा टोडा नीलगिरी पहाड़ियां कर्नाटक में पाई जाने वाली यायावर या घुमंतु जनजाति है। तमिलनाडु भी होगा, ठीक है, कर्नाटक भी लिखा गया है, तमिलनाडु भी होगा, तमिलनाडु में भी है ये टोडा। टोडा तमिलनाडु कर्नाटक दोनों में। कैसा है? घुमंतु है, यायावर जनजाति है, घुमंतु है, इधर उधर घूमता रहता है, जो भैंस पालन करता है। इनमें बहु विवाह प्रथा पाया जाता है। देखिए टोडा में, यदि आप एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें बहु विवाह प्रथा का प्रचलन है टोडा जनजाति में, ठीक है, नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक और भी है, कोटा जनजाति। कोटा भील, देखिए जनजाति से क्वेश्चन पूछा हुआ है। भील भी जानिए, गुजरात में भील एक बार और 48 में पूछा गया है, 48वीं बीपीएससी में। गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, तथा कोटा जनजातियां, तम देखिए यहां लिखा गया, कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। यदि बिहार का पूछ दे तो बिहार में जो जनजाति है वो है थारू जनजाति, थारू। इसके अलावा गोंड जनजाति भी है बिहार में, और एक नया जनजाति को सम्मिलित किया गया है, अब बना दिया है, जो लोहार जनजाति है हम लोगों के समाज में, उसको अब एसटी बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे जनजाति यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए, सिक्किम में लेप्चा, पश्चिम बंगाल में लोधा, जम्मू कश्मीर का बकरवाल प्रसिद्ध जनजातियां हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये सभी जनजाति है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पे फिर आते हैं हम लोग। 8वां नंबर है, आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से 2006 से बन रहा है, दिल्ली मुंबई, ठीक है, आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं इसको, आर्थिक गलियारा को इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है जापान के सहयोग से दिल्ली से मुंबई के बीच भाया राजस्थान होते हुए ये जा रहा आर्थिक गलियारा बन रहा है। यह 7 राज्यों से गुजरेगी, केंद्र शासित सहित, ठीक है। तो बीच में कौन सा केंद्र शासित आएगा? तो दादर नागर हवेली आएगा, ठीक है। दिल्ली ऑलरेडी केंद्र शासित है, इसके अलावा दादर नागर हवेली भी आएगा। देखिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इंदौर से होकर ये गुजरता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो है हम लोग देखे हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आया 65th में, ठीक है, ज्योग्राफी से। इसके बाद हम लोग आज 64th का क्वेश्चन देखें। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ टॉपिक पे आज चलते हैं। चलिए, क्योंकि जो भी देखिए हम लोग पढ़ रहे थे लगभग सब अकॉर्डिंग टू मैथ ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मैथ पे अभी थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। देखिए भारत का मैप यहाँ पे सामने आ गया, बिल्कुल नया वाला मैप है। लद्दाख, कश्मीर, एक बार मैप आपको ये समझ लेना कि कौन राज्य कहाँ है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो प्रेशर रहता है, क्वेश्चन गलती हो जाता है कुछ मैप पे पकड़ नहीं होने की वजह से, इसलिए ये आपको याद रखना है। लद्दाख, कश्मीर, फिर नीचे सभी स्टेट को। जो क्लास कर रहे हैं इसमें से अधिकांश स्टूडेंट को मालूम है ये सारा चीज, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है। तो अपना घर में जो एटलस होगा उससे आप देख लीजिएगा, जिनके पास एटलस नहीं हो एटलस खरीद लीजिएगा, नया वाला एटलस, कौन स्टेट कहाँ है ये जान लेना है आपको। देखिए सिंपल लिखा हुआ भारत एवं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा वाला राज्य कौन है? कर्क रेखा वाला देखिए यहां से ये कर्क रेखा गया है। कर्क रेखा मीन्स क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा एक क्या है? अक्षांश रेखा है।
कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है जिसको हम लोग लैटिट्यूड भी कहते हैं, और इंग्लिश में कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लैटिट्यूड, ठीक है। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है जो कितने राज्यों से गया है, यदि लेफ्ट साइड देखें तो ये हो गया हमारा वेस्ट, और ईस्ट साइड में ये होगा हमारा ईस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट यदि देखते हैं तो यहाँ पे मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर झारखंड। देखिए इधर से 4 हम लोग देखिए। 5वां छत्तीसगढ़, 6ठा मध्य प्रदेश, 7वां राजस्थान और 8वां गुजरात। यही 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाता है। याद हो गया। पश्चिम से पूछा जाएगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से हो गया और वो पूरब से हो गया था। सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई कहाँ है, तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटा कहाँ है, तो आप देख रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान में सबसे छोटा और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा। कर्क रेखा से क्वेश्चन खत्म। अब देखिए कौन कर्क रेखा से नीचे और कौन कर्क रेखा से ऊपर का राज्य, ये तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन शहर दे दे तो इसलिए कर्क रेखा के समीप घर में ये वर्कआउट कर लीजिएगा कि कर्क रेखा के समीप, ठीक है, कौन कौन सा शहर है, सटा हुआ कौन कौन सा शहर है। तो आप देखिएगा कि गांधीनगर गुजरात में लगभग कर्क रेखा के समीप है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शहर भी 2-4 ठो शहर हर जितने स्टेट से गुजरा है उस स्टेट का राजधानी सिटी कितना दूरी पर है वैसा याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ यही है कन्याकुमारी, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा देर पहले, यही है कन्याकुमारी यहाँ पर तमिलनाडु में। और ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का ये नीचे वाला पार्ट, इसी को कहते हैं इंदिरा कौल, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा कौल है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है, ठीक है। इसके नीचे 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा आएगा, ठीक है। तो 6 डिग्री पे, और ये जो भाग है कन्याकुमारी का कुमारी अंतरिप, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है। अर्थात इसमें और इसमें जो दूरी है ये कितना डिग्री का अंतर है, 2 डिग्री का अंतर है। 4 और 6 और 8 2 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। तो 2 डिग्री बराबर 222 किलोमीटर की अक्षांशीय दूरी में अंतर है कुमारी अंतरिप और इंदिरा कौल का। समझ रहे होंगे सब लोग। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब भारत का मानक समय रेखा, चलिए कर्क रेखा वाला देख लिए, अब हम लोग मानक समय देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए मानक समय, अब देखिए मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर है। ये पूर्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी ये बता रहा है कि इस ग्लोब पर यदि लाइन खींचते हैं तो ये भाग हमारा ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ, तो यही पूर्वी भाग को दिखा रहा है। तो भारत अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा के ईस्ट में स्थित है, इसीलिए पूर्वी दिखा रहा है, ठीक है। तो भारत के कितने राज्यों से पूर्वी मध्याह्न या फिर 82.5 डिग्री IST भारत का मानक समय गुजरता है, तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय गुजरता है।
5 राज्यों, सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश और सबसे दक्षिण में आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर जाता है। बिहार से होकर नहीं जाता है, झारखंड से होकर नहीं जाता है, ये 5 राज्यों से होकर जाता है। अब ये जो रेखा है, ये रेखा और ये, इस रेखा से जो वेस्टर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है, ये मीन दूरी पर है। मीन का मतलब माध्य, यानी बराबर दूरी पर है दोनों, ठीक है। अर्थात इसकी दूरी और इसकी दूरी को 2 से भागा दे दें तो जो दूरी आएगा उसी पर ये रेखा खींचा गया है, ठीक है। अर्थात भारत का इसमें और इसमें सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु का अंतर यदि 2 घंटा है, 2 आवर है, तो यहां से इसका अंतर और यहां से इसका अंतर 1 आवर का होगा, ठीक है। अब आवर का डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो वो है कि 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट। तो हम लोग दोनों का डिग्री यदि जानते हैं तो इसका डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और इसका डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये अरुणाचल प्रदेश का अंतिम पूर्वी भाग और ये गुजरात का अंतिम पश्चिमी भाग है। अब इसमें से इसको घटा लीजिए तो लगभग 30 डिग्री का डिस्टेंस आएगा, 30 डिग्री का डिस्टेंस आ गया। तो इस 30 डिग्री का डिस्टेंस में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 30 गुना 4 कर देंगे, बराबर 30 चौक 20 से 120 मिनट, ये मिनट है 120 मिनट, तो 120 मिनट बराबर 60 से भागा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 2 आवर्स। देखिए 2 आवर्स निकल गया। तो भारत का पूर्वी भाग और भारत का पश्चिमी भाग में यदि अंतर पूछा जाता है तो लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। इतना आप जानिए। तो भारत का मानक समय से भी क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। भारत का मानक समय से पूर्वी बिंदु का समय अंतराल कितना है, 1 घंटा। पश्चिमी बिंदु का समय अंतराल कितना है, वो भी 1 घंटा। भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में समय का अंतराल कितना है, तो 2 घंटा। पश्चिमी बिंदु कौन है, राजर क्रीक गुजरात में। पूर्वी बिंदु कौन है, वालांगू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे, कहीं कहीं पश्चिमी बिंदु में गौर माता भी रहेगा लिखा हुआ, राजर क्रीक गौर माता सब एक ही चीज है। अब आगे भारत के दूरस्थ बिंदु देखिए, सबसे दूर वाला ऊपर नीचे वाला, तो भारत का दूरस्थ बिंदु दिख रहा होगा, सबसे दूरस्थ बिंदु कहा जाता है भारत के मुख्य भूमि में सबसे उत्तर में, इसका नाम है सियाचिन लद्दाख के समीप में इंदिरा कौल, उत्तर में देखिए लिखा हुआ उत्तरी इंदिरा कौल सियाचिन लद्दाख। क्योंकि इसके बाद ये पीओके आ जाता है इसीलिए, नहीं तो जिस दिन ये अपने अधिकार में पूर्ण रूप से होगा तो फिर ये उत्तरी बिंदु यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, क्लिकद्वान पास के पास, ठीक है, वहां पे क्लिकद्वान दर्रा है, लेकिन अभी हमारा ये है, ठीक है। और यदि दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में जाकर के देखते हैं हम लोग, देखिए तो दक्षिण में 2 अभी बताए थे, देखिए कुमारी अंतरीप तमिलनाडु में मुख्य भूमि का, और एक इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ग्रेट निकोबार पे अभी जस्ट बताया गया था। इन दोनों के बीच में अक्षांशीय दूरी कितना है, तो 2 डिग्री का है, अर्थात 222 किलोमीटर अक्षांशीय, ये नहीं, ये कोणीय दूरी होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। अक्षांशीय की बात करें, कोणीय में लगभग 1000 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भारत के सीमावर्ती देश। अब जो भारत के समीप वाले देश हैं उसके बारे में, ठीक है। सीमावर्ती जो समीप, जो सटा हुआ है, पड़ोसी, सीमावर्ती का मतलब हुआ पड़ोसी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सीमावर्ती में, देखिए पाकिस्तान है, तो ये अफगानिस्तान भी है यहाँ पे, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है रेड क्लिफ है, ठीक है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है वो डुरंड रेखा है, ठीक है, ये जान रहे हैं आप। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ देखते हैं तो चीन भी है और फिर नेपाल भी, ये हमारा समीपवर्ती देश है। यदि इधर की बात करें तो ये म्यांमार बर्मा है और बीच में बांग्लादेश है, ये हमारा समीपवर्ती देश है, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबा सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है। देखिए भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में ही है, ठीक है, और दूसरा चीन के साथ में आता है, और फिर तीसरा पाकिस्तान के साथ में आता है 3323 किलोमीटर।
चलिए, और फिर देखिए यहाँ पे श्रीलंका देख रहे हैं आप। श्रीलंका के अलावा नीचे में मालदीप भी है, मालदीप, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, मालदीप। और फिर ये यहाँ पे ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल, भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन अलग करता है, कौन सा चैनल, तो आंसर होगा ग्रेट चैनल। और भारत म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल है, तो आंसर याद रखिएगा कोको चैनल, कोको चैनल, ठीक है। भारत और म्यांमार, ये म्यांमार है, म्यांमार, तो भारत म्यांमार के बीच में कोको चैनल, भारत इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल, ठीक है। और मालदीव और भारत के बीच में 8 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रखेंगे। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? ओके, चलिए, तो इस तरह से आप समझते जा रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है। जो मैप पे ओवरव्यू किया जा रहा है अच्छा से याद रखिएगा, एग्जाम में इसी टाइप से सब ओवरव्यू किया हुआ रहेगा, क्वेश्चन बनते चला जाएगा, ठीक है। आज तो अभी पहला क्लास है, धीरे धीरे बहुत डीप में जाएंगे और सब क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। 20 का 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में बनाना है आपको। कहता है भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि उपर्युक्त तीनों ही कथन सत्य है। चलिए, क्वेश्चन कुछ आया होगा, हटा दीजिए इसको भी। अगला है भारत के भूआकृतिक प्रदेश। अब देखिए, कल थोड़ा सा चर्चा किए थे भूआकृतिक पे, ठीक है। हाँ, आप देखते हैं यहाँ पे भूआकृतिक प्रदेश में, देखिए कल जो चर्चा किए थे, देखिए यहाँ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु का मैदान या गंगा का मैदान भी लिख सकते हैं इसको, गंगा सिंधु का मैदान, ठीक है। इसके बाद थार मरुस्थल भी देखिए यहाँ पे, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि भी आ गया। अब नीचे जाएंगे तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आएगा, प्रायद्वीपीय पठार आएगा, देखिए दक्कन का पठार भी आ गया, दक्कन का पठार, ये देखिए पूर्वी तटीय मैदान है, और ये पश्चिमी तटीय मैदान है, और ये लक्षद्वीप समूह, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में ही कोको चैनल है, जो कि अभी बताए थे, कोको चैनल, कोको चैनल, जो कि हमें म्यांमार से अलग करता है, ठीक है। अंडमान निकोबार की अवस्थिति बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप की अवस्थिति अरब सागर में है। अरब सागर या बंगाल की खाड़ी दोनों किसका भाग है, तो हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर उत्तर की ओर खुला हुआ है, वहीं उत्तर की ओर आकर के हिंद महासागर बैन हो जाता है। मात्र इसका दोनों विस्तार अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, इसके बाद से पूरा स्थल एशिया का स्थलीय भाग से ये अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, एक तो ये हुआ। दूसरा उत्तरी विशाल भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इतना भारत का भूआकृतिक प्रदेश का डिवीजन है, कल भी बताए थे, आज भी फिर देख लीजिए यहाँ पे, ये भारत का भूआकृतिक डिवीजन है, भूआकृतिक डिवीजन है। ये सभी पर हम लोग एक्सपर्ट कमेंट्स होगा, यानी बहुत अच्छा से इम्पोर्टेंट क्लास लिया जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैप का ओवरव्यू करवा रहे हैं। चलिए अगला क्या है, देखिए देखिए वही जो ऊपर हम लोग देखे थे उसी का यहाँ पे अवलोकन फिर से आ रहा है, ठीक है। जो हम लोग अभी ऊपर का पहाड़ी देखे थे, देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो ये ऊपर का पर्वतीय प्रदेश का जटिल पिक्चर है ना, कॉम्प्लेक्स फिगर ऑफ नॉर्दर्न माउंटेनस रेंज का ये दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बहुत सारा पर्वत का नाम है यहाँ पे, सब बारी बारी से सब करवाएंगे बहुत अच्छा से। हाँ, देखिए दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां हैं। अब देखिए दक्षिण का, वो उत्तर का देख रहे थे, अब देखिए दक्षिण का इतना सारा पहाड़ी है, ठीक है, दक्षिण भारत का है। ये सभी बड़ा बड़ा सब जूम मैप पे करवाएंगे आगे चल के धीरे धीरे, ठीक है। देखिए ये सब दक्षिण का दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखिए कार्डामम, ये पूछा है बीपीएससी में, कार्डामम,
सेबराय देखिए अभी पढ़ाया गया था, अन्नामलई देखिए पढ़ाया गया था, जवाड़ी पढ़ाए थे आपको, नीलगिरी पढ़ाए थे अभी जस्ट, है ना, ये सब दोदा बेटा देखिए अभी जस्ट बताया गया था, सब देखिए यहाँ पे मैप में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब अभी करवाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलिए आगे देखते हैं। जितना इस किताब में मैप लगा हुआ है इसको ही अच्छा से कर लीजिएगा, करवा देंगे हम, इसी से एग्जाम में आएगा सब। चोटियां, भारत की प्रमुख चोटियां हैं देखिए। ठीक है, पिक्स ऑफ इंडियन पिक्स। ठीक है, भारत की प्रमुख चोटियां देखिए, यहाँ पे दोदा बेटा आएगा, देखिए आ गया। दक्षिण भारत का दूसरा सेकेंड हाईएस्ट, और दक्षिण भारत का हाईएस्ट ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। इतना ही याद नहीं रहता है स्टूडेंट को और एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं। दोदा बेटा सेकेंड और हाईएस्ट अनैमुडी 2695 और 2637। ठीक है, ये नीलगिरी में है और ये अन्नामलई में है। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे फिर चलेगा। कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। देखिए कितना मैप लगा हुआ है, ये नोट्स आप लोगों के पास होगा, नहीं तो पीडीएफ भेजा जाएगा। चलिए आप देखिए दर्रे, पासेस, दर्रा, पास। ठीक है, इंडिया में जो पास है, जो दर्रा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, बड़लाचला, सिपटिला। अब इसी में देखिए पूर्वी शिवालिक में कल जो हम लोग देखे थे क्वेश्चन, पूर्वी शिवालिक में अटल टनल के बारे में पूछ दिया। दर्रा अलग है, टनल अलग है। ठीक है, टनल मतलब हुआ सुरंग जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाए हैं, दर्रा वो जो नेचुरली बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग वर्क करेंगे इस पर। और हम लोग 2 साल का 66 का 65 का क्वेश्चन देख लिए, फिर कल 64 का क्वेश्चन देखते हुए फिर कल को क्लास आगे बढ़ाएंगे। आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, ओके। सर पीडीएफ सेंड कर